Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to all of you in online classes. ये बताइए मुझे अरुबा, मुझे बताइए लास्ट टाइम कौन सा काम किया था? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेटा, सर हमने फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाला था, वो सॉरी पावर का। हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था बेटा। एक मिनट सर। यस सर। ओके, थैंक यू। आज हमें जो चीज सीखनी है उसका नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन। The topic that we're going to discuss today is nothing but work energy equation. वर्क एनर्जी इक्वेशन को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन of energies. इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या मामला होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये बताऊंगा मैं कि हमने पढ़ा है लॉ के मुताबिक एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can change one form to another. Energy neither be created nor be destroyed, but it can change one form to another. और दूसरे अल्फाजों में इसको हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी always remains constant. एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा बिल्कुल सेम रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी से मुराद क्या होता है? नॉर्मली टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी से नॉर्मली हम मुराद लेते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी से मुराद होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम जो होता है वो आपके पास टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। सही है? अब अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास हाइट पे रखा हुआ है, और से देखिएगा पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की सिर्फ हाइट है और हाइट कितनी है? h। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई, लेट सपोज कितनी? 5 जूल्स। जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 5 जूल। और टोटल एनर्जी दर हकीकत पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है
तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है तो इसका मतलब उसमें जो एनर्जी है वो 5 जूल के बराबर है, तो हमने लिख दिया 5 जूल, जबकि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अब काइनेटिक एनर्जी अगर उसमें 0 थी तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, 5 जूल। तो इसका मतलब ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुई। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन आएगा, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी 4 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 जूल। टोटल एनर्जी निकालने, अब भी ऐड करिए कितना मिल रहा है, 5 जूल। थोड़ा सा ये और नीचे गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गई 3 जूल, काइनेटिक एनर्जी बन गई 2 जूल्स। अब भी टोटल एनर्जी निकालें तो कितना आया, 5 जूल। जब नीचे मजीद गया तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई 2 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी बन गई 3 जूल्स। अब भी कितना है, 5 जूल। एक वक्त आएगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते हो जाएगी 5 जूल और पोटेंशियल हो जाएगी 0, तो अब भी टोटल एनर्जी कितनी आई, 5 जूल। तो यही समझाने की आपको कोशिश की जा रही है कि जब एक ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी कम होती है तो वो दूर तरह की एनर्जी खत्म नहीं हो रही होती, वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जितना कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगी, और हर पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, तो आपके पास उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहता है। अब हम जानना चाहते हैं कि वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, तो हम वर्क एनर्जी इक्वेशन देखेंगे कि वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए पर है, और पॉइंट ए की जो हाइट है वो कितनी है, h। सबसे पहले हम बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। हमने अज्यूम करना है जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हमने अजम्पशन करनी है कि इसमें किसी किस्म की कोई एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जब ऑब्जेक्ट ए से बी के ऊपर मूव करेगा देन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा दैट विल बी इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा दैट वुड बी हाफ mv स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यह आ गई इक्वेशन सबसे पहली जिसका नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो पहली वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास कहलाती है लॉस इन p इज इक्वल टू गेन इन टी, जिसको हम कहते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। mgh जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। अब फर्ज कर लें कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इसमें एयर फ्रिक्शन पाई जा रही है, तो अगली चीज बनी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अगली चीज जो हमारे पास बनी वो बनी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अब जब ये ऑब्जेक्ट एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में नीचे आएगा तो देखिएगा, अगर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो मैंने पॉइंट बी पे कैलकुलेट करी काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल मिलना चाहिए थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मुझे मिली 8 जूल। हालांकि इस पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसमें हाइट है, वेलोसिटी नहीं है। और पॉइंट बी पे हाइट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है,
इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो 10 जूल आनी चाहिए थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 8 जूल। तो इसका मतलब 2 जूल की एनर्जी कहीं और जा रही है। तो वो 2 जूल की एनर्जी जा रही है वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन करने के अंदर। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है और उसमें एयर फ्रिक्शन पाई जाती है तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा वर्क डन करने के अंदर यूटिलाइज होता है। तो इसको हम कहते हैं लॉस इन पीई इज इक्वल टू लॉस इन पीई is equal to gain in KE plus work done against air friction. Loss in P is equals to gain in KE plus work done against air friction. Loss in PE is equals to mgh. Gain in KE is equals to half mv square. और ये वर्क डन है, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे F और डिस्प्लेसमेंट A से लेके B तक H। तो इक्वेशन बन गई mgh is equals to half mv square plus FH। तो जब एयर फ्रिक्शन होगा तो एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, व्हाइल सम पार्ट विल बी यूटिलाइज्ड टू डू वर्क डन। उसका कुछ हिस्सा वर्क डन करने में यूटिलाइज्ड होगा, और वर्क डन करने में यूटिलाइज्ड होगा वो अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास बात थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वर्क एनर्जी इक्वेशन। अब लिखते हैं हम एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल है 7.1। Numerical number 7.1. Calculate the work done by a force F specified by F is equals to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap in displacing a body from position B to position A along a straight path. In displacing a body from position B to position A along a straight path, the position vectors of A and B are the position vectors of A and B are given as, अब ये पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्ट डेटा में लिख लीजिएगा, डेटा की एडिंग दें। आर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और आर बी की वैल्यू है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। आर ई की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और आर बी की वैल्यू है 7i प्लस 3j माइनस 5k, और वेक्टर एफ की वैल्यू दी हुई है आपको 3i प्लस 4j प्लस 5k। और इन रिक्वायरमेंट आपको चाहिए भाई वर्क। सबसे पहली बात तो ये कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स तो पता है लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन आपको पोजीशन वेक्टर्स पता है, आपको जो है वो पोजीशन वेक्टर्स पता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर की मदद से आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट।
तो हमने एक डायग्राम दी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। हमने एक डायग्राम दी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा आर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आर बी। और से देखें, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 10 बार बताई जा चुकी है बात। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है। और आपका जो अब बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन है, तो पोजीशन बी से पोजीशन ए तक जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो एस कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो बनेगा बी से लेकर ए तक। डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो बी से लेकर ए तक, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है बी से ए, तो बी इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द फाइनल पॉइंट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए, और सबसे पहले हम इससे वेक्टर है तो हमें इससे रिजल्टेंट वेक्टर पहचानना होगा। तो मुझे कौन बता सकता है इस डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? मुझे कौन बता सकता है इस डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जी सीरत बेटा बताइए। सर वेक्टर ए होगा। आर, आप कह रही हैं आर ए होगा? जी सर। अच्छा बेटा, रीजन बताइए। सर हेड से हेड मिल रहा है और टेल से टेल मिल रही है। एक्सीलेंट, गुड, खुश रहिए। थैंक यू सर। एंड द सेम कॉम्प्लीमेंट्स फॉर रेस्ट ऑफ द टू हु रेज देयर हैंड्स। आपके पास यहाँ पर आर ए जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें हेड से हेड मिल रहा है और टेल से टेल। तो हमने लिखा है यहाँ पे इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, फिगर से ये बात साबित है कि आर ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, फिगर से ये बात साबित है कि आर ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आर ई आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फिगर से ये बात साबित है कि आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाकी वेक्टर्स के सम के बराबर होता है, तो आर ए बराबर हो जाएगा आर बी प्लस एस, क्योंकि बाकी वेक्टर्स में दो ही बचे, एक बचा आर बी और एक बचा एस। तो आर ए बराबर हो जाएगा आर बी प्लस एस। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकालें तो ये प्लस आर बी वहां जाके माइनस आर बी, तो वेक्टर एस बराबर हो गया आर ए माइनस आर बी। आर ए की जगह पर आ गया 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, जबकि आर बी की जगह पे आ गया 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। 2i अपनी जगह पे रहा, 5j अपनी जगह पे रहा, ये माइनस का 2k अपनी जगह पे रहा। बाहर का माइनस अंदर के तमाम साइज को चेंज कर देगा, तो माइनस में 7i, माइनस में 3j, प्लस में 5k। ये आपके पास लिखा हुआ है प्लस का 2i, ये माइनस का 7i, तो ये बनाएगा माइनस 5i, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 2 में से 7 को निकालेंगे तो माइनस 5। फिर ये आपके पास लिखा हुआ है प्लस का 5j माइनस का 3j, ये बनाएगा प्लस का 2j। फिर ये आपके पास लिखा हुआ है प्लस का 5k माइनस का 2k, तो ये बनाएगा प्लस का 3k। और ये आपको मिल गई वेक्टर एस की वैल्यू। अब जब वेक्टर एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब हम बासानी मालूम कर सकते हैं इसमें वर्क डन। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पर आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i टू i, j टू j और k टू k।
तो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 ब्रैकेट में आ गया आई डॉट आई, 4 2 जा 8 ब्रैकेट में आ गया जे डॉट जे, 5 3 जा 15 ब्रैकेट में आ गया के डॉट के। अब रेफरेंस देंगे आई डॉट आई इक्वल जी डॉट जी इक्वल के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये सारे के सारे 1 के बराबर होते हैं, तो हमने रेफरेंस दिया 1, तो वर्क बराबर आ गया भाई -15 प्लस 8 प्लस 15, प्लस के 15 से माइनस का 15 कैंसिल हो गया, तो वर्क बेटा हमें पता चल गया 8 जूल्स के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क, ये हमें वर्क की वैल्यू मिली जो 8 जूल के बराबर आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क और ये 8 जूल्स के बराबर आई है। दैट इज इक्वल टू 8 जूल, तो हमारे पास 8 जूल्स के इक्विवेलेंट आ गए। ठीक, अब बात को हम बढ़ाएंगे अपनी आगे। इसको मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। A pump is needed to lift water. A pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter at a rate of 500 gram per minute. At a rate of 500 gram per minute. At a rate of 500 gram per minute. What must be the minimum horsepower of the pump B? What must be the minimum horsepower of the pump B? Solution हमने शुरू किया। A pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter. Height की वैल्यू दी हुई 2.5 मीटर। At a rate of 500 gram. 500 gram का मतलब मास। मास दिया 500 ग्राम, जिसका मतलब है 0.5 kg। ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो 500 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 kg आएगा। पर मिनट का मतलब टाइम की वैल्यू 1 मिनट। पर मिनट का मतलब टाइम की वैल्यू पर मिनट। पर मिनट का मतलब टाइम की वैल्यू पर मिनट। तो 1 मिनट में 500 ग्राम पानी आ रहा है, तो 1 मिनट में 500 ग्राम पानी आ रहा है, तो मास की वैल्यू है 500 ग्राम और पर मिनट का मतलब 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और आपको रिक्वायरमेंट में पावर चाहिए हॉर्स पावर में, तो आपने लिखा P। सबसे पहले तो हम पावर का बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे। पावर जो होती है वो बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम के। 10 बार ये बात आपको बताई जा चुकी है। ऑन लेक्चर मैंने आपको कितनी बार जुमला बोला था, पावर वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होती है। पावर वर्क डन अपॉन टाइम हो या एनर्जी अपॉन टाइम हो, बात एक ही है। पानी पहले नीचे था, अब पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। जब पानी नीचे से ऊपर आ रहा है तो पानी की पोजीशन चेंज हो रही है। जब किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, और जब किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। जब किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वर्क है वहां पे आ गया mgh और नीचे आ गया t। मास की जगह पे आ गया 0.5,
हम एनर्जी निकालना है, एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है तो जी पॉजिटिव आएगा, हाइट की जगह पे आ जाएगा 2.5 और टाइम की जगह पे आ जाएगा 60। जीरो पॉइंट फाइव को मैंने मल्टीप्लाई किया 9.8 से, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो मुझे आंसर मिला इसका 12.25, और 12.25 को 60 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 0.204 वॉट। ये 0.204 वॉट के बराबर आया। दिस इज 0.204 वॉट। ठीक है, अब एक काम ही करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे हॉर्स पावर में। तो इसको हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए हम इसको 746 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 746 से, तो हमें आंसर मिला 0.000273, जिसका मतलब हम डेसिमल को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2.73 एक्सपोनेंट -4 HP। 2.73 एक्सपोनेंट -4 HP, क्योंकि जब आप इस डेसिमल को आगे बढ़ाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। तो ये मुझे मिली इसकी हॉर्स पावर। ठीक है, टेस्ट टॉपिक मैंने आपके बता दिए थे, ग्रुप के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। प्री मेडिकल वाले टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दे देंगे तो कोई मसला नहीं है। और प्री इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आप लोग टेस्ट टॉपिक्स अपने वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका खत्म पर है, अब स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में चैप्टर नंबर 8 वर्क वेव्स एंड साउंड। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नमाज असर अदा कीजिए और फिर रोज़े की तैयारी करें। फी अमान अल्लाह।